हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स हुए थे दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में। तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो इस सीरीज को फॉलो करने से आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे सीटेट के एग्जाम में। और अगर किसी और एग्जाम में भी, किसी और टेट एग्जाम्स में सोशल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो आज की क्लास में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है 27 दिसंबर 2021 का और इसके हम कुछ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आप इसको एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह करें, मेरे आंसर बताने से पहले खुद अटेम्प्ट करें और फिर देखें कि आप कितना स्कोर करते हैं। तो स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें, जिससे मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको भी पता चले, और जिससे कि आप अपनी तैयारी को उसी दिशा में ले जाएं जितनी की आपको ज़रूरत है। तो इसमें बेसिकली मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जिसमें कि एक तरफ बुक्स के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ ऑथर्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम मैच करते हैं इनको, तो ए को हम मिलाएंगे फोर्थ से, यानी मेघदूत कालिदास ने लिखी है। और अगर हम देखें हर्षचरित, तो हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने, और सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने। तो बेसिकली दो तो आप नाम से ही पहचान सकते थे। तो इस तरह से अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो अगर आपको एक दो ऑप्शंस भी सही मैच मिल जाते हैं ना, तो बाकी के आप उस हिसाब से भी मैच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी ऑप्शंस का आंसर आपको आता हो। तो एग्जाम्स में अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो जो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते थे, क्योंकि अगर आपको थर्ड और फोर्थ आप पहचान पा रहे हैं इसमें से, तो ये आपके लिए ईजी रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्थलों से मिले प्रमाणों के साथ प्राचीनतम लोगों के पुरापाषाणकालीन स्थलों का मिलान कीजिए। यानी कि कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं पैलियोलिथिक साइट से, वो आपको पहचानना है कि कौन सी पैलियोलिथिक साइट है जिससे ये एविडेंस मिले हैं। मतलब कि कौन सी पैलियोलिथिक साइट से कौन सा एविडेंस मिला है, ये आपको मैच करना है इसमें। जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके एविडेंसेस जो मिले हैं। तो इसमें अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए को हम मिलाएंगे सेकंड से, यानी कि जो कुरनूल है, कुरनूल की गुफाएं हैं, यहाँ से हमें क्या मिले हैं, राख के निशान मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। और अगर हम बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका से क्या मिले हैं, गुफाएं मिले हैं और रॉक शेल्टर्स मिले हैं। तो पहले क्योंकि लोग गुफाओं में रहते थे, घर होते नहीं थे, तो ये इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं। कहाँ से, भीमबेटका से मिले हैं। और सी को अगर हम देखें, हुंस्की को हम मिलाएंगे किससे, आवास और उद्योग स्थल से। जो होंस्की नाम की एक जगह है, इससे हमें मिले हैं क्या, रहने की जगह मिली हैं और उद्योग स्थल मिले हैं, यानी कि फैक्ट्री साइट्स मिले हैं यहाँ से। फिर डी को अगर हम देखें, डी है पटने, पटने महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ से हमें मिले हैं क्या, शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके। तो जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर शतुरमुर्ग रहे होंगे उस टाइम पर। तो क्योंकि देखो ये जो एविडेंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो अपना जो है एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जानवर पाए जाते होंगे, किस तरह का लोग वहाँ पर मतलब रहन सहन रहा होगा लोगों का, मतलब क्या खाते रहे होंगे वो और क्या काम करते होंगे। तो ये एविडेंसेस के तौर पर ही जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो पता लगाते हैं कि उस टाइम का जो रहन सहन है लोगों का कैसा रहा होगा। तो इन एविडेंसेस के थ्रू उन्होंने वहाँ का अंदाज़ा लगाया। और यहाँ पर अगर हम मैप पर देखें तो मैप पर भी आप देख सकते हैं ये जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं कहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुरनूल केव्स यहाँ पर मिलती हैं। कुरनूल केव्स ये आप देखेंगे अगर यहाँ पर तमिलनाडु में है। और यहाँ पर हुंस्की नाम की जगह है, यहाँ पर ये है इमाम गांव, और यहाँ पर रत्नागिरी है। और पटने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन पटने की जो लोकेशन है वो कुछ यहाँ पर पड़ती है क्योंकि ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये जो है ये कुछ मुख्य पैलियोलिथिक साइट्स हैं। यहाँ पर नियोलिथिक साइट्स भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं जो सर्कल बने हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नियोलिथिक साइट्स हैं। तो आप यहाँ पर डिटेल में इसको देख सकते हैं, मेहरगढ़ वगैरह ये नियोलिथिक साइट्स भी यहाँ पर मिलेंगी इस मैप पर आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिवल हिस्ट्री से उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा किस पर आधारित थी। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन वाज बेस्ड ऑन।
तो जो उत्तराधिकार की परंपरा होती है ना कि जो पिता होगा, पिता के मरने के बाद सिंहासन किसको मिलेगा या फिर प्रॉपर्टी या फिर विरासत किसको मिलेगी, ये उस परंपरा की बात कर रहे हैं। तो मुगलों में किस तरह की ये परंपरा थी वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सहदाई की, जिसमें उत्तराधिकार सभी पुत्रों में विभाजित किया जाता था। यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कहें या फिर सिंहासन की बात करें, क्योंकि वो रूल करते थे मुगल, तो जब रूल करते थे तो सिंहासन ही मिलेगा और बाकी की प्रॉपर्टी भी मिलेगी। तो वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, तो वो प्रॉपर्टी एक तरह से क्या होती थी, सभी बेटों में बंटती थी। ऐसा नहीं था कि बड़े बेटे को मिलती थी वो प्रॉपर्टी। तो मुगल ट्रेडिशन कुछ इस तरह का था जो विरासत का था, उत्तराधिकार का था। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, उत्तराधिकार दो प्रकार से चुना जाता है। कैसे? एक तो होता है ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा, मान लो किसी के 4 बेटे हैं या फिर 3 बेटे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको उसका सिंहासन या फिर विरासत या जो भी प्रॉपर्टी है वो मिलेगी। और यही कहलाता है क्या? ज्येष्ठाधिकार। इसी वजह से ज्येष्ठाधिकार कहलाता है कि ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को। तो जो बड़े बेटे को मिलता था अधिकार, उसको हम क्या कहते थे? ज्येष्ठाधिकार के नाम से जानते हैं उत्तराधिकार में। और एक होता है सहदाई की। सहदाई की में क्या होता है? बड़े बेटे को सिंहासन ना मिल के पर्टिकुलर जो बाकी सारे बेटे हैं सभी में उसका विभाजन होता है। मतलब किसी एक बेटे को ना मिल करके सभी में विभाजन होता है। और बात करें अगर मुगल ट्रेडिशन की, तो मुगल में मैंने अभी बताया था, ऑप्शंस में भी दिया हुआ था कि मुगलों को वंशानुक्रम के शासन में विश्वास नहीं था। जो ये ज्येष्ठाधिकार होता था कि पिता के मरने के बाद सिंहासन किसको मिलेगा? बड़े बेटे को मिलेगा। तो मुगल इसको नहीं मानते थे, बल्कि इनका जो ट्रेडिशन था विरासत देने का वो था सहदाई की पर बेस्ड। तो सहदाई की विरासत जो थी, इसमें एक तरह से तैमूर प्रथा थी ये, क्योंकि तैमूर के वंशज थे ये लोग। तो इसी वजह से क्या था, इसको ये मानते थे। सहदाई नाम की जो परंपरा थी उसको ये मानते थे। इसमें होता क्या था कि सभी बेटों के बीच विरासत का विभाजन होता था। अब देखो, मुगलों में आपने देखा भी होगा कि ये जो परंपरा थी ना, इसमें प्रॉब्लम रहती थी। ज्येष्ठाधिकार में क्या है, जब देखो सभी बेटों को पता रहेगा, मान लो 4 भाई हैं, 4 भाइयों में वो उनको संतुष्टि रहेगी कि जो हमारे बड़े भाई हैं उनको ही सिंहासन मिलना है, उनको ही विरासत मिलनी है। तो वो उनकी रेस्पेक्ट भी करेंगे और उनकी सेवा भी करेंगे और कोई झगड़ा भी नहीं होगा, शांति रहेगी, क्योंकि पता रहेगा उनको कि जो बड़ा बेटा है उसको ही सिंहासन मिलेगा या फिर उसको ही प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन जब इस ट्रेडिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पता है सभी बेटों को कि जो सिंहासन है या फिर जो प्रॉपर्टी है वो हमें भी किसी को मिल सकती है। तो इसमें क्या है, सभी के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहने का चांसेस रहते हैं और वो फिर अपने फादर की भी रिस्पेक्ट नहीं करते उतनी, और उतनी फिर भाइयों की भी नहीं करते। तो उसमें झगड़े की संभावना बनी रहती थी। तो जो कि मुगलों में देखा ही होगा आपने, जैसे कि बाबर है, बाबर के बाद सिंहासन तो हुमायूं को मिल गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप हुमायूं के बाद देखें तो उसके बाद मतलब अकबर तक भी फिर भी सही रहा था, लेकिन अकबर के बाद बाकी में अगर देखें तो किसी ने अपने भाई को मार दिया, जैसे औरंगजेब ने अपने भाई किसी की भाई की हत्या कर दी और फादर को कैद कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, जो मुगल परंपरा में जो भी फिर बाद में आए मुगल एम्पायर, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेडिशन था ना, ये जो परंपरा थी इनके सिंहासन की, तो उसका लालच एक तरह से बना रहता था उनके सबके अंदर। सबको ग्रीड रहती थी कि हम सिंहासन ले ले, हम जो है शासन करेंगे पूरे देश पर। तो उनको एक तरह से ये आस लगी रहती थी सभी को कि हमारे पास आएगा सिंहासन, हमारे पास आएगा। लेकिन बड़े बेटे का जब अधिकार होता है तो बस उसमें तसल्ली रहती है बाकी भाइयों को कि हाँ भाई, हमारे जो बड़े भाई हैं उनको सिंहासन मिलना है, तो हमें उनकी सेवा करनी है। तो इस तरह से शांति बनी रहती है और सबकी रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। तो अगर कहने की बात हम देखें तो वही है कि मुगल परंपरा जो थी सहदाई की पर बेस्ड थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की भूमिका थी। द रोल ऑफ यमुना इन द लेआउट ऑफ शाहजहानाबाद वॉज टू। तो कहने का मतलब ये है, शाहजहानाबाद एक शहर था जो कि बसाया गया था यमुना के किनारे। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि यमुना की क्या भूमिका, यमुना नदी जो है उसके पास में थी, तो उसकी क्या भूमिका थी। तो इसका अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नदी पर पहुंच का नियंत्रण शाही महल को देना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिवर यमुना थी वो शाही महल को इसका नियंत्रण दे गया। नियंत्रण देने का मतलब जो आम जनता थी उसकी पहुंच नदी तक नहीं थी। जो शाही लोग थे, ऊंचे घराने के जो लोग थे, रईस थे, उन्हीं को बस परमिशन थी नदी में जाने की, नदी के आसपास जाने की। बाकी जो सब आम जनता थी उनके घर यमुना से दूर बसे होंगे। तो बेसिकली ये योजना थी इसकी इसके लेआउट में। तो हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरफ दिए हुए ट्राइबल ग्रुप्स, एक तरफ दिए हुए हैं प्लेसेस। तो ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं, उनको आपको मैच करना है। तो करेक्ट आंसर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। वन गुज्जर जो जनजातीय समूह है ये बिलोंग करता है कहाँ से, उत्तराखंड से। ए को हम फोर्थ से मिला देंगे, बी को हम थर्ड से मिला देंगे। लंबाड़ी जो जनजाति समूह है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। और बक्करवाल की बात करें तो ये कश्मीर से बिलोंग करता है। और गद्दी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। तो इस तरह से मैचिंग आपसे पूछे जाते हैं। बस आपको एक बार क्या करना है, आपको इनको नाम के अकॉर्डिंग देख लेना है, प्लेस कौन सा है, जो मुख्य जनजातियां हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति की विशिष्ट विशेषताएं निम्नलिखित थी। द फॉलोइंग वर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ भक्ति। तो कौन कौन सी विशेषताएं थी ये हमें चूज करना है, जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और सी करेक्ट हैं। तो ए और सी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। किसी भी जाति, लिंग, अमीर, गरीब से कोई भी भक्ति का पालन कर सकता है। मतलब भक्ति जो है कोई धर्म नहीं देखती, कोई कास्ट नहीं देखती है, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, वो इंसान भक्ति कर सकता है। और सी क्या है, एक भगवान या देवी की भक्ति पर जोर दिया। तो भक्ति में बेसिकली ये जोर दिया गया कि एक ही देवता या देवी को आप माने। तो ए और सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में रखें। पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहने का मतलब ये है जो पहली घटना हुई उसके बाद बाकी को अरेंज करना है, पहले के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, किस तरह से, किस क्रम से ये घटनाएं हुई हैं, ये हमें इनका सही क्रम लगाना है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, डी ए सी बी, डी ए सी और बी। देखो इसको हम क्रम से लगा के आगे देख लेते हैं। इसको मैंने ईयर लिख दिया है, कौन सा जो घटना है कौन से क्रम में हुई, मतलब कौन से ईयर में हुई थी। इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग जेनी की बात करें, जो कताई का काम जो शुरू हुआ था, तो वो हुआ था कब, 1764 ईस्वी में। जो ये होती है ना कपास की, तो उसकी कताई का काम कब शुरू हुआ था, 1764 में। और इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, इसका इन्वेंशन जो हुआ था स्टीम इंजन का, 1776 ईस्वी में हुआ था। और अगर बात करें डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, यानी जो भारतीय वस्त्र थे उनका जो डिक्लाइन होना जो शुरू हुआ था वो कब से हुआ था, 19th सेंचुरी से। अब देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, 19th सेंचुरी मतलब ये नहीं है, ये नहीं होता 19th। अगर 19 लिखा है तो 1900 से हम शुरुआत नहीं करेंगे, बल्कि हम शुरुआत करेंगे इससे 1800 से। क्यों, देखो 1800 तक तो 18वीं शताब्दी कंप्लीट हो चुकी, यानी कि ये 18वीं शताब्दी जो थी ये कंप्लीट हो चुकी 1800 तक। अब 1800 के बाद कौन सी सेंचुरी शुरू होगी, 19वीं। तो अगर हम 1801 से बात करें तो ये 19वीं सेंचुरी में काउंट होगा। अब 1801 से 1900 तक कंप्लीट हमारा क्या होगा, 19th सेंचुरी हो जाएगा। तो इसी वजह से देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसके बाद हमारी शुरुआत हुई थी इसके डिक्लाइन की, इंडियन टेक्सटाइल के। तो इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन कब हुआ, 19th सेंचुरी में। तो इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट कॉटन मिल की बात करें जो इंडिया में आई थी, पहली कॉटन मिल, पहली कपास की जो मिल थी, ये थी 1854 में। 1854 में ये बॉम्बे में पहली कॉटन मिल आपकी स्थापित की गई, इस्टेब्लिश की गई। तो इसी तरह से क्रम इसका हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है, अभिकथन और कारण। तो कथन क्या है, अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी बस जाएं, एक जगह बस जाएं और खेतीहर किसान बने। खेतीहर किसान भी बताया हुआ है मैंने आपको कि जिसकी खुद की ज़मीन नहीं होती, दूसरों की ज़मीन पर जो काम करते हैं वो होते हैं खेतीहर मजदूर या खेतीहर किसान। और कारण इसका क्या दिया हुआ है, क्यों अंग्रेज ऐसा चाहते थे, क्यों चाहते थे अंग्रेज ऐसा, क्योंकि बसे हुए किसानों का नियंत्रण और प्रशासन उन लोगों की तुलना में आसान था जो हमेशा चलते रहते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर जो है ए की सही व्याख्या है। देखो अभिकथन और कारण पहचानते हैं हम कैसे, कि कथन पढ़ेंगे पहले कि अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी बस जाए और खेतीहर किसान बने। क्यों ऐसा चाहते थे, कारण क्या था उसका, क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि बसे हुए किसानों का नियंत्रण और प्रशासन उन लोगों की तुलना में आसान था जो हमेशा चलते रहते थे। अब देखो अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊं तो कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि देखो आदिवासी क्या थे पहले, जो है हंटर गैदरर्स थे, मतलब एक से जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट करते रहते थे। और जब थोड़ा सा खेती का जो कंसेप्ट आया, जब वो खेती करने लगे उसके बाद भी वो झूम खेती करते थे, और मतलब एक जगह खेती करते थे फिर दूसरी जगह चले जाते थे उस जगह को छोड़ करके। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो अब जब अंग्रेजों का टाइम आया तो अंग्रेजों के टाइम पर भी कुछ इसी तरह का कंसेप्ट था कि लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे।
कुछ दिन रुकते थे फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो इस तरह का कंसेप्ट चलता रहा अंग्रेजों के टाइम तक भी। तो अंग्रेज क्यों चाहते थे आदिवासियों को, आदिवासी बस जाएं एक जगह और खेती हर किसान बने? क्यों उनको बसाना चाहते थे? क्योंकि उनका कंट्रोल उन पर हो सके। अब वो अगर मूवमेंट करते रहेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, और उनको पता नहीं रहेगा कौन आज यहाँ था और कल कहाँ पहुँचेगा। वो उनको कुछ उसका ज़्यादा आता पता नहीं रहेगा। तो इसी वजह से वो क्या चाहते थे कि अगर ये बसे रहेंगे आदिवासी एक जगह बस जाएंगे तो उन पर हमारा अच्छे से कंट्रोल हो सकेगा और उन पर हम प्रशासन कर पाएंगे और ईजी रहेगा हमारे लिए प्रशासन को चलाना। तो पहला जो है बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो पहले आपको पता ही है, पहले चाइल्ड मैरिजेस होती थी 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, लड़कों की भी कम उम्र में ही हो जाती थी। तो उसके बाद एक एक्ट पास किया गया जिसमें कि एक मिनिमम एज रख दी गई कि भाई इस एज से कम उम्र के ना तो लड़कों की शादी होगी और ना ही लड़कियों की शादी होगी। तो वो एक्ट कब पारित किया गया था? ये पारित हुआ था 1929 में, 1929 में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वाला जो एक्ट है इसको शारदा अधिनियम भी कहते हैं। शारदा एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कि मिनिमम एज जो है डिफाइन की गई लड़के और लड़कियों की। एज क्या रखी गई? लड़कों की तो रखी गई 18 साल और लड़कियों की रखी गई 14 साल, यानी कि इससे कम उम्र की अगर शादी करते हैं तो वो गैर कानूनी होगी। तो यहाँ पर क्या होता था, पहले बहुत छोटी लड़कियों की शादी हो जाती थी, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, खेलने की उम्र में हो जाती है शादी। वैसे तो 14 साल भी ज़्यादा उम्र नहीं है आज की, अगर आज के मुकाबले देखें तो आज तो 14 साल कुछ भी नहीं है, बच्चे ही होते हैं 14 साल की उम्र में भी। लेकिन उस टाइम पर क्योंकि 10-10 साल में 9-9 साल में हो जाती थी तो इसीलिए ये एज रखी गई। तो बाल विवाह रोकने के लिए ये अधिनियम पारित हुआ था और ये सभी वर्ग के लोगों के लिए था। ऐसा कोई विशेष वर्ग नहीं था कि गरीब या अमीर के लिए, ये सभी के लिए था, गरीब हो या अमीर हो, कोई किसी भी जाति धर्म का हो, तो सभी के लिए ये एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? द सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय। तो किसने की थी इसकी स्थापना? ये शायद आपको पता भी होगा, ज्योतिराव फुले ने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। और इसके बारे में अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो हम ये देख सकते हैं कि 14 सितंबर 1873 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने किसके लिए की थी? जो दलित समूहों में काउंट होते थे, मतलब जिनको एक तरह से हम कहेंगे हीन समझा जाता था, जिनको जैसे महिलाओं को, शूद्रों को, दलितों को, इनके जो अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो इसके माध्यम से इन्होंने कई सारी चीज़ों की निंदा की थी। और इसमें एक चीज़ आती है क्या? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा जो है इसका विरोध इन्होंने किया था इसके माध्यम से। और इसके अलावा इन्होंने जाति व्यवस्था की भी निंदा की थी, क्योंकि जाति के आधार पर जो है पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, तो अब तो काफ़ी कम हो गया है, तो पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव था। इसके थ्रू, सत्य शोधक समाज के थ्रू इन्होंने इन सब चीज़ों की निंदा करी थी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें अपने जानने वालों में, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।